हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? तो सबसे पहले हमने देखा था कि डी ब्रॉगली ने जो हमको रिलेशन दिया था मैटर वेव से रिलेटेड, है ना, उसकी सत्यता या उसका वेरिफिकेशन या उसको सपोर्ट करने के लिए डेविसन जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसका डिफ्रैक्शन फिनोमिना उसने यहाँ पर समझाया वेव करेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए डेविसन और जर्मर ने एक फिलामेंट लिया और ये जो फिलामेंट है इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, और इसके सामने उसने एक कॉलीमेटिंग अपर्चर रखा। ये जो कॉलीमेटिंग अपर्चर है इसको इसके कंपैरिजन में किससे कनेक्ट किया? प्लस। ठीक है, प्लस सप्लाई देनी है यहाँ पर, और ये सप्लाई नियर अबाउट 50 वोल्ट के आसपास की है। यहाँ पर एक क्रिस्टल रखा और यहाँ पर सर्कुलर स्केल जहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है। तो जैसे ही बैटरी से हम फिलामेंट को गर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुए, यहाँ से डिफ्रैक्शन करके ये इधर आते हैं और यहाँ से डिटेक्टर उसको कैच कर लेता है। अब हम स्टडी करेंगे कि किस एंगल पर डिफ्रैक्शन होने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कब ये मैक्सिमम होने वाली है। तो बेटा ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमको एग्जाम में डायग्राम बनाना है वो कुछ इस तरीके का है और इसमें हाईली वैक्यूम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले फिलामेंट का यूज़ किया डेविसन एंड जर्मर ने, और ये फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये जो टंगस्टन है इसको हम बेरियम ऑक्साइड से कोटिंग कर देते हैं जिससे कि इसका एमिशन जो इलेक्ट्रॉन का है वो जल्दी और बहुत अच्छे से हमको मिले। ठीक है, तो बैटरी से गर्म करके फिलामेंट जो है ये हमको इलेक्ट्रॉन का एमिशन देता है। ये इलेक्ट्रॉन एक बीम के फॉर्म में कॉलीमेटिंग अपर्चर से पास होते हैं। ठीक है, तो जी हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गन टाइप का फॉर्म कर रहा है। और यहाँ जो बी हमने लगाया हुआ है ये बहुत ही लो वोल्टेज बैटरी होती है जो हमको सिर्फ इसको गर्म करने के लिए ज़रूरी है। अब ये जो जी है कॉलीमेटिंग अपर्चर है जिसके थ्रू ये फाइन बीम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसको फिलामेंट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और ये पोटेंशियल नियर अबाउट 50 वोल्ट के आसपास का होता है जिसको हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमने क्या किया है, यहाँ पर एक क्रिस्टल लिया है। ये जो क्रिस्टल है ये निकेल का क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल हम जो प्लेन चूज करते हैं जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होने वाली है वो 111 प्लेन हम लेते हैं और हम इसको रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इंसिडेंट बीम। इंसिडेंट बीम ये है, इसके पैरेलल हम इसको रोटेट कर सकते हैं क्रिस्टल को। क्लियर है? अब इसके आगे यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल लगाया हुआ है। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर ये डिटेक्टर जो होता है, डी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कहते हैं इसको, फेराडे सिलेंडर भी कहते हैं, ये जो होता है इस स्केल के ऊपर मूव होता रहता है। अब ये जो फेराडे सिलेंडर है बेटा इसका क्या काम है? तो फेराडे सिलेंडर जो है ये सर्कुलर स्केल पर 20 से 90 डिग्री के बीच में रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 20 से 90 डिग्री पर जितने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहे होंगे वही ये रिसीव कर पाता है। ठीक है, इस सिलेंडर में क्या होता है, इस सिलेंडर में दो वॉल्स होती हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं और इन वॉल्स के बीच में हम पोटेंशियल इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन से जो आने वाले, यहाँ से आने वाले जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं ये सिर्फ वही इसके अंदर एंटर करते हैं। तो क्या कहीं और से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो स्लो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जब यहाँ पर आके टकराएंगे तो निकल के एटम से कोलिजन करने के बाद में हमको मिल सकते हैं। तो वो बहुत ही स्लो मूविंग होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर नहीं होते हैं। वो फेराडे सिलेंडर उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन से आने वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को ही ये रिसीव करता है, फेराडे सिलेंडर जो होता है। ठीक है, अब ये जो फेराडे सिलेंडर है यहाँ से इसके आगे इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं वो गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन हमको मिलता है और हम उसकी करंट या इंटेंसिटी जो होती है वो हम नोट कर लेते हैं। अब जो इंसिडेंट लाइट होती है, ये वाली जो लाइट है, ये ध्यान रखना कि क्रिस्टल सरफेस के परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम क्लियर हो गया है सबको। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम
इसको चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करेंगे, तो अलग अलग वोल्टेज पर, अलग अलग एंगल पर अलग अलग आई मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा, और उसके बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हो रही है इसकी और डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसके बीच में एंगल फाई की वैल्यू हर बार बदलेगी, और वो जो वैल्यू बदल रही डिटेक्टर को अलग अलग जगह पर हम मूव करके नोट कर सकते हैं। तो अगर इस फाई एंगल पर हमने नोट किया तो कितनी इंटेंसिटी मिली, इसके बाद हमने इसको डिटेक्टर को इस तरफ लेफ्ट साइड ले गए या राइट साइड ले गए तो फाई की वैल्यू भी क्या होगी, बदलेगी, और अगर फाई की वैल्यू बदलेगी तो इंटेंसिटी कितनी मिल रही है ये हम नोट करते हैं एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए। फिर जब हमने ये पूरा नोट कर लिया फिर हम पोटेंशियल की वैल्यू बदलेंगे और अगेन एक्सपेरिमेंट हम अपना क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से जी पर जो हमने पोटेंशियल लगाया है इसकी वैल्यू को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, आई और फाई नोट करके और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट जब हमने वोल्टेज कितना रखा है 40 वोल्ट रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, उस समय अगर हमने अलग अलग फाई के लिए इंटेंसिटी नोट किया है तो हमको ग्राफ एक स्मूथ ग्राफ मिल रहा है बहुत ही कम वोल्टेज के लिए। लेकिन जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाया 44 वोल्ट हुआ अगर, तो फाई और आई के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया हमने अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, तो हमको यहाँ पर एक उभार मिला, एक इलेवेशन मिल गया यहाँ पर। अब यही हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीज कर दिया 48 वोल्ट तक कर दिया, तो हमने क्या देखा कि ये धीरे धीरे से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है और कम से कम ये 54 वोल्ट पे जाके हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब ये हाईएस्ट हो रहा है 54 वोल्ट के लिए तो किस एंगल पर हाईएस्ट हो रहा है, फाई के किस वैल्यू के लिए, फाई की 50 डिग्री की वैल्यू के लिए क्या होता है, सबसे हाईएस्ट हो जाता है, और उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाती है, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आगे बेटा हम ये देख रहे हैं कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को और इंक्रीज कर दिया तो जैसे से V इंक्रीज होगा ये जो इलेवेशन होता है अब ये वापस डिक्रीज होने लगता है। तो हमने इससे कंक्लूजन ये निकला कि दिस कंक्लूड दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट फाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन बीम की ये शो कर रही है बिहेवियर फॉर विच द निकल क्रिस्टल बिहेव लाइक अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यहाँ पर निकल क्रिस्टल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जैसा बिहेव करने लगता है। अब हम ये देखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रैग फार्मूला और वेवलेंथ जो हमको मिल रही थी डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन से, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ध्यान देना, जो हमने क्रिस्टल यूज़ किया है वो क्रिस्टल हमने क्या कहा था कि हम उसका 1-1-1 प्लेन यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये 1-1 प्लेन बनता कैसे, तो यहाँ पर तुम लोगों को ये भी ये दिया है हमने इंटरप्लेनर या अंतः तल सेपरेशन जिसको बोलते हैं 1-1। तो ये कैसे, तो सपोज ये एक क्यूब है इस टाइप का कुछ है, तो ये वाला जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये स्ट्रक्चर 1-1-1 को शो करता है, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट को शो करता है और ये ग्रेटिंग एलिमेंट यानी कि D11 जो है ये किसके बराबर है, ये इक्वल है 0.91 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसको आगे देखेंगे हम कि अगर ग्लैंसिंग एंगल की बात करें तो ग्लैंसिंग एंगल कितना होता है, जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है जिस सरफेस पर उसके साथ बनने वाला एंगल कितना होता है, ग्लैंसिंग एंगल होता है। तो इफ द ग्लैंसिंग एंगल ऑन द क्रिस्टल फॉर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री इज थीटा। ठीक है, अब जो फाई की वैल्यू है वो 50 डिग्री, हमने देखा कि फाई की वैल्यू 50 के लिए हमको मैक्सिमम एलिवेशन मिला था। तो जब मैक्सिमम एलिवेशन मिल रहा है उस समय जो ग्लैंसिंग एंगल यानी कि ये इस सरफेस, सपोज ये क्रिस्टल की सरफेस है 1-1-1, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ से डिफ्रैक्शन हो गई, एंगल हमको क्या मिला, 50 डिग्री मिला। तो ये जो एंगल है थीटा ये ग्लैंसिंग एंगल है। ठीक है, तो ये ग्लैंसिंग एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो ये क्या दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, लीनियर एंगल हो गया 180 डिग्री, तो 2 थीटा, थीटा प्लस फाई, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कितना हुआ 180 माइनस फाई। तो अब हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो 180 डिग्री माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2, फाई की वैल्यू आपको मालूम है 50 डिग्री, आपने वो वैल्यू पुटअप कर दी और आपको क्या मिल गया, थीटा 65 डिग्री।
तो अब अगर हम बात करते हैं ब्रैग्स रिलेशन की, तो वी नो वेरी वेल कि ब्रैग्स रिलेशन किसके इक्वल होता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ पर d कितना है, ये d इसको कहते हैं, ये होता है ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतः तल है वो कितना हो गया, इसके बीच की वैल्यू जो हमने बात की थी 0.91 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दिया, 2 हो गया, थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, वो वैल्यू पुटअप की, तो लैम्डा कितना मिल गया हमको ब्रैग्स रिलेशन के लिए, 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हमने निकाल लिया क्रिस्टल के लिए। अब हम बात करते हैं डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने निकाली थी किसके इक्वल बेटा, रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। और v क्या है, पोटेंशियल। अब यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल लेंगे, यहाँ पर हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या रखेंगे, 54 वोल्ट। क्यों रखेंगे, क्योंकि 54 वोल्ट के लिए ही हमको मैक्सिमम एलिवेशन मिला था, मैक्सिमम उभार मिला था, काइनेटिक एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली थी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर v की वैल्यू 54 पुटअप करेंगे और सॉल्व करने पर हमको क्या मिल रहा है, 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ जो हमने निकाली है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और जो हमने ब्रैग्स लॉ से हमने जो निकाली है वेवलेंथ, ये अप्रॉक्सीमेटली कैसी हैं, बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। तो ये शो कर रहा है कि जो हमारा ये रिलेशन है, ये वेव करेक्टर को, वेव नेचर को इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो शो करती है। इलेक्ट्रॉन बीम हमारे वेव करेक्टर ऑफ मैटर को शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर होता है, ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट हो आप हमसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।